तो सबसे पहले हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ये शब्द क्या है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? अगली पीढ़ी। यानी कि हमको ये तो पता है कि हाँ, रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे कुछ इंडिविजुअल से या एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल पैदा होते हैं, राइट। लेकिन जो वो नया पैदा हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर अपन ने नाम क्या दिया? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो वो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें पेरेंट की कुछ तो खूबी होगी। ऐसे काफी टाइम होता है कि आप या तो अपने मम्मी की तरह दिख रहे हो या तो अपने पापा की तरह काफी दिख रहे हो, काफी मैच कर रहे हो, फीचर्स मैच कर रहे हैं। तो वो क्यों हो पाता है? बिकॉज कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफर होके आ रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, मतलब जो भी कैरेक्टर्स है, आपके हेयर का कलर, हेयर का जो कर्लीनेस, ठीक है, उसके बाद आपके स्किन का कलर, स्किन टोन, तो जो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को ट्रेट्स कहा जाए। टेक्निकल टर्म्स देखो, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एकदम बढ़िया। जैसे कि यहां पर देखो, ये दादाजी दादी जी आया पापा जी, और नाना जी नानी जी से आई मम्मी जी, और पापा मम्मी से आया बेबी जी। तो आप देख सकते हो यहां पर कैसे कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो जैसे यहां पर ये पेरेंट से ये आया ऑफस्प्रिंग, या फिर दिस इज ऑल्सो मेनी टाइम्स कॉल्ड प्रोजेनी। अगले जनरेशन को हम प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो मेनी टाइम्स टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। तो काफी टाइम आप इनहेरिटेंस जब वर्ड सुनोगे तो वो हेरिडिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, कि इनहेरिटेंस की वजह से ये जो आंखों का ब्राउननेस जो है वो एक से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा होता है। तो आपने जब सुना है ऐसे, तो वो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस टर्म को हम काफी टाइम एक जैसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्किन टोन है ना, आई का कलर, या फिर और मतलब और भी काफी हाइट हो सकती है आपकी, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं, और ये दो तरीके से, नाउ दिस इज डिफरेंशिएटेड, इसको दो टाइप से, कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या इनहेरिटेड ट्रेट्स, एंड द अनदर वन इज अक्वायर्ड ट्रेट। देखो, इनहेरिटेड मैंने बताया, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, यानी कि जो कैरेक्टर्स एक्चुअली पेरेंट्स से आ रहे हैं वो क्या है? दे आर इनहेरिटेड। इनहेरिटेंस के प्रोसेस से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो अक्वायर्ड क्या है सर? इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे कि ट्रेट्स आर दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जैसे मैंने बताया, जो अपन यहां देख रहे हैं ये वाली चीज, ठीक है, इसको इनहेरिटेड बोलते हैं। जैसे हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है, स्किन कलर, कर्ली हेयर, ठीक है। तो ये सब क्यों ट्रांसफर हो पाते हैं? पहली बात तो लॉजिक लगाओ, क्यों ट्रांसफर हो पाते हैं? क्योंकि वो उनके जीन में बसे हुए हैं। कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ऐसी पॉइंट जो जेनेटिक होगी वो जरूर ट्रांसफर होगी। आपने काफी टाइम सुना होगा कि काफी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। इसके बाद मतलब ऐसे और डिसऑर्डर्स कह सकते हो, कई सारे होते हैं जो कि क्या है, जो कि जेनेटिक या क्रोमोसोमल हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो जो जीन्स में बसे हुए कैरेक्टर्स हैं वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं। These are genetic variations caused in reproductive tissues, और क्योंकि वो उनके रिप्रोडक्टिव मतलब जेनेटिक वेरिएशंस है, तो उनके स्पर्म से लेके ओवम से लेके हर सेल के अंदर तक वो इंफॉर्मेशन बंद है, इसलिए वो अगले जनरेशन तक जा पा रहा है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू तक के अंदर है। अच्छा, मैं एक सवाल आपको यहाँ पर देता हुआ, मतलब आपको मैं पूछूंगा जिसको आप अभी पॉज करके कमेंट में बता सकते हो कि जैसे आपने देखा होगा कुछ डॉग्स जो होते हैं जो पाले जाते हैं, उनके टेल को निकाल दिया जाता है, उनके दुम को काट दिया जाता है, आई डोंट नो फॉर उसको बैलेंस या जो भी रीजन होगा, ठीक है, तो वो उसको कट कर दिया जाता है। तो वो ऐसा होगा क्या कि मतलब मान लो कि एक
डॉबरमैन है जिसका टेल कट किया गया है, और दूसरी डॉबर विमेन है ठीक है, और उनका आपस में ब्रीडिंग कराया जाए तो अगला जनरेशन में जो आएगा उनका बेबी मैन, ठीक है, या डॉबर बेबी, वो डॉबर बेबी के पास टेल होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो उसका रीजन बता देना है। अभी कमेंट करके आप बता सकते हो, पॉज करके, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। आई नो आप लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से आंसर करते हो, कर दोगे, और वो टेल काटा भी क्यों जाता है वो बता सकते हो, ठीक है, बाय दिस पेनफुल एक्ट। ओके, अक्वायर्ड ट्रेट वो मुझे जानना है, ठीक है। अक्वायर्ड ट्रेट क्या है? अब पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आए वो तो इनहेरिटेड हो गए, तो मतलब दूसरे कैरेक्टर्स जो होंगे जो पेरेंट्स से नहीं आते वो अक्वायर्ड होंगे। जो वो पर्सन, वो बेबी या वो पर्टिकुलर जो पैदा हुआ है, वो अपनी जिंदगी में हासिल करेगा उसके खुद के एफर्ट्स की वजह से, उसके लर्निंग की वजह से, उसके सीखने की वजह से, वो सब अक्वायर्ड होंगे। जो भी वो ट्रेनिंग हासिल करेगा भाई साहब, है ना, वेट ट्रेनिंग करके बॉडी बना ली, मसल्स बना लिए, थोड़ी ना भाई बॉडी बिल्डर का बच्चा एकदम बॉडी बिल्डर ही पैदा होगा, नहीं, क्योंकि वो उनके रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर थोड़ी है, वो जेनेटिक थोड़ी है, वो तो बस उसने हासिल किया उसके ट्रेनिंग से, ठीक है। सो ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, दे आर अक्वायर्ड ट्रेट। अपनी लाइफ टाइम में जो हासिल किया तुमने, पढ़ाई लिखाई, दिमाग जो इतना इंटेलिजेंट बने, पढ़ाई लिखाई किया, वो सब क्या अक्वायर्ड है। वो ऐसा नहीं कि तुमने अगर एलएलबी किया तो बच्चा एकदम लॉयर पैदा होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लर्निंग म्यूजिक, डेवलपिंग मसल्स, गेनिंग नॉलेज, ठीक है, दीज ऑल आर एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। ये उस ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ टाइम में अचीव करता है इसको। दीज आर सोमैटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन द नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। अब जैसे मसल्स बनाया, ठीक है, तो क्या है, वो नॉर्मल टिश्यूज के अंदर वो चेंजेस आए हैं, वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर स्पर्म या फिर ओवम में कोई चेंज नहीं आया। सो नॉन रिप्रोडक्टिव सोमैटिक सेल्स के अंदर, नॉर्मल सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, तो उनके अंदर वेरिएशंस आए हैं, इसलिए सोमैटिक वेरिएशन कहा गया, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर वो चेंज नहीं है, जेनेटिक नहीं है, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या है, अक्वायर्ड ट्रेट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आगे चलें भाई साहब, और जैसे कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मतलब मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था, ठीक है, आप लोगों से कि कुछ बच्चों का ऐसा, आई डोंट नो, कुछ लोगों का था ऐसा कमेंट कि ये जो वीडियोस हैं ये डिटेल्ड नहीं है। देखो डिटेल्ड, अगर ऑलरेडी डिटेल्ड मैंने बनाई भी है, एंड दिस इज ऑल्सो डिटेल्ड, लेकिन इस डिटेल्ड का तरीका ये रखा था मैंने ये चीज़ ऑलरेडी लास्ट टाइम शेयर करी थी कि इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि ये कम समय में आपके कम टाइम को खाते हुए और आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दे। रिपीटेशन कम रखा है मैंने, एंड दिस इज वेरी गुड। आई थिंक मेरे को बच्चे लोगों को बहुत हेल्प होता है रिवीजन के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड जो है बच्चे इसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये सवाल पिछली बार पूछा था, आप लोगों ने ज़बरदस्त भर भर के जवाब दिया था, ठीक है, कि सर ये बेहतरीन तरीका है, इसी को कंटिन्यू रखें, तो धन्यवाद फॉर दैट, ठीक है। और देखो मतलब जो मुझे महसूस होता है मैं उसी तरीके से मैं बताता हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट क्या फील करता था कि मेरे को वही चीज़ पीस के 4 घंटे में बतानी है, या फिर लॉजिकल तरीके से, सटीक तरीके से उसको 1.5 घंटे में कवर करना है, या 1 घंटे या 2 घंटे में कवर करना है। तो मैं हमेशा उसी तरीके से पढ़ा हूँ, थोड़ा स्मार्ट तरीके से, तो आई फील कि आपको भी वो मतलब मैं डिलीवर कर पाऊँ। एंड इट इज़ ऑलवेज कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये होने के बाद आप टेक्स्ट बुक भी रेफर करो, तो इस या जो भी रेफरेंस बुक आप करते हो, सो दैट कि हम स्पून फीडिंग नहीं कर रहे, सवाल दर सवाल यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है। ऑलरेडी हम अलग कर चुके हैं या करते रहेंगे, बट इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए, आप उसको यूज करके एंड देन यू रेफर योर बुक, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। आपको खुद का कॉन्सेप्ट या खुद के तरीके से मेहनत करनी होगी इन बुक्स ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई ऐसा दावा करता है कि भाई ये 4 घंटे की वीडियो देख लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुक रेफर करने की, आई पर्सनली फील कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है, रेफर तो करना है, राइट। चलिए, सो ऑन व्हाट लॉजिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, कौन सी लॉजिक से कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि मान लो ये पेरेंट है ना, मान लो ये तो मम्मी का चेहरा लग रहा है, ये किसी के पापा का चेहरा लग रहा है, तो ये जो आंखें हैं, ठीक है, इतनी प्यारी प्यारी आंखें, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही डार्क ब्राउन, या फिर तुम ब्लैक ही नॉर्मली इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक जो यहाँ पर आईबॉल, और ये देख सकते हो इनका एकदम हेजल कलर है आई थिंक,
ठीक है, ब्राउनिश हेजल कलर। तो अब जो इनका बच्चा होगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली टू पेरेंट, इनका जो बेबी होगा उसके आईबॉल का कलर क्या होगा। सो ये जो है ना, मतलब कौन से लॉजिक से ये ट्रांसफर होता है ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त के लोगों को, है ना। तो साइंटिस्ट परेशान, बायोलॉजिस्ट सोच रहे हैं कि भाई ये क्या लॉजिक होती है जिससे ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि एक बच्चे का आईबॉल कलर ब्लैक हो गया, एक का ब्राउन हो गया, तो कंफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट आए जिन्होंने थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी वाली लॉजिक, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ले आए बायोलॉजी के अंदर, एंड ही वाज नन अदर दैन फादर ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रीगर मेंडल, ठीक है। ग्रीगर मेंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है क्योंकि ये जो अनसुलझी जो गुत्थी थी उसको सुलझा दिया इन्होंने कि भाई अब हमको लगभग आइडिया है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। इन्होंने कुछ लॉज भी दिए जिसको मैं आपको बताऊंगा, हालांकि वो एकदम स्टेटमेंट वाइज आपको नहीं आता एग्जाम में, बट इसका मैं आपको वो लॉज का जो मीनिंग है वो आपको जरूर बता दूंगा मैं, ठीक है। सो इनका जो लाइफ स्पैन था 1822 से 1884, ओके, वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु स्टडीड जेनेटिक्स, ठीक है, एंड हेरिडिटी इन प्लांट्स को यूज करके उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझाया, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट वाज दैट। और इन्होंने जो लॉ या जो भी चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करी है ना, वो अपन देखेंगे बेसिकली। तो इन्होंने जिस प्लांट को चुना ना अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, इट वाज सम पाइसम सटाइवम। ये क्या है सर, पाइसम सटाइवम? सो आप मतलब पॉज करके अभी बता दो, मैं तो वैसे बताने वाला हूं लेकिन बताओ। सो पाइसम सटाइवम इज अ पी प्लांट। पी प्लांट मतलब क्या सर, व्हाट इज पी प्लांट? पी प्लांट, अरे भाई मटर, ठीक है, ये देखो ना बढ़िया सा छिमी। सो उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। ये अपने साउथ में पाइसम मतलब क्या होता है ना, खीर, वैसे ही यहाँ पर पाइसम सटाइवम कुछ लेना देना नहीं है वैसे, हाँ। तो साइंटिफिक नेम है उसका, 2 वर्ड्स में होता है, यू नो, जैसे ह्यूमंस का है होमो सेपियंस वैसे। सो पाइसम सटाइवम, ये पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? देयर माइट बी रीजन, है ना। आम के पेड़ को क्यों नहीं लिया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, पी प्लांट को ही क्यों लिया? माइट बी सम रीजन, ठीक है। ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, एंड व्हाट वर दोज रीजंस, लेट अस सी। पहला तो है कि सर ग्रीगर मेंडल भाई साहब कोई अमर थोड़ी थे, बहुत ही सिंपल लॉजिक, कि वो चाहते थे कि बहुत सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सके, और अगर वो आम का पेड़ या इंसान लेते अपने ऑब्जर्वेशन के लिए तो उनकी जीवन में वो एक ही जनरेशन को, मैक्सिमम 2-3 जनरेशन को देख पाते, ठीक है। अगर वो बरगद का पेड़ लेते, आम का पेड़ लेते, तब भी वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है ना। प्लांट्स उनकी लाइफ स्पैन बड़ी बड़ी होती है। सो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया जिसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया जिसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है। सो शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला प्लांट सिलेक्ट किया, विच वॉज नन अदर देन पाइसम सटाइवम, एंड देयरफॉर इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, एक तो बात सही है, एंड ऑब्वियसली इट वॉज ईजी टू ग्रो करना आसान है, ठीक है, मतलब आसानी से नॉर्मल किसी भी कंडीशन में ग्रो हो सकता था, ठीक है। इट हैड, नाउ सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो काम चल जाएगा, इट हैड 7 pairs of contrasting characters. Now what is contrasting characters? Contrasting character, अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था अभी पिछली स्लाइड में कि फादर के आई का कलर ब्लैक एंड मदर के आई का कलर वो ब्राउन। तो ये क्या है, दिस इज 1 pair of contrasting character, कि आई कलर ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते, 1 pair of contrasting, और भी कलर हो सकते हैं वैसे, पर मैं बता रहा हूँ दिस इज 1 pair of contrasting character। तो वैसे इस प्लांट की अगर खूबी की बात करें तो इसके 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जैसे इसका एक एग्जांपल दूंगा कि इस पी प्लांट में एक टॉल प्लांट की कैटेगरी थी, एक शॉर्ट डॉफ प्लांट की कैटेगरी थी, ठीक है, मतलब वो वैरायटी ऐसी होती है कि टॉल और डॉफ। तो ये 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है। एक का कलर, एक के फ्लावर का कलर व्हाइट, एक का वायलेट, 2 कैटेगरी। जैसे अपन होता ना इसमें हिबिस्कस में रेड कलर भी फ्लावर है, व्हाइट भी है, पिंक भी है, जो भी कलर्स हैं। तो वैसे यहाँ पर यहाँ पर जैसे बताया फ्लावर कलर का वो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ, हाइट ऑफ द स्टेम वो दूसरा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ,
ठीक है। इसके बाद जो मटर होता है, पीला मटर भी होता है, हरा मटर भी होता है, जो उसका सीड्स होता है। सो वो एक और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। ठीक है। उसका जो पॉड है, जिससे जो छिलका, जिस जो कवर है ऊपर की, ठीक है, वो एकदम फ्लैट ऐसे भी हो सकता है, एकदम मस्त शेप, स्मूथ, या फिर एकदम बताऊंगा मैं आपको, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। लेट अस सी। सो इसके पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और वो कौन से थे एक बार यहां पर देख लो पहले। ठीक है। सो फ्लावर कलर पर्पल वाइट, ये नॉर्मली वायलेट वाइट भी दिया है आपको काफी बुक्स में। ठीक है। आई थिंक सीबी अपना एनसीईआरटी में वायलेट वाइट दिया हुआ है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वायलेट पर्पल, तुम मान लो कि यहाँ पर्पल वाइट है। ओके। फ्लावर की पोजीशन वो एकदम टॉप पर होता है, टर्मिनल, या फिर बीच बीच में कहीं पे है, एक्सियल। ठीक है। सीड कलर येलो ग्रीन। तो देखो ये 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट, 1 2 3 हो गया, अभी 3 पेयर्स अपने को 7 बताने। और देखो तो सीड का शेप एकदम परफेक्टली राउंड, या फिर रिंकल, थोड़ा खुरदुरा सा, रिंकल नॉट राउंड। ठीक है। तो ये एक और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। पॉड शेप, जो कवर है उसका छिलका, उसका शेप एकदम मस्त है, स्मूथ, उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। और एकदम मतलब ऐसे जो बीज है ना, उसके ही शेप में लगभग ऐसे वो इमली जैसा दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। तो पॉड शेप हो गया। पॉड कलर, छिलके का कलर भी ग्रीन और येलो हो सकता है, और स्टेम की लेंथ जो मैंने बताई ऑलरेडी, टॉल और शॉर्ट। ठीक है। तो इस तरीके से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, किसके अंदर, इस पाइसम सेटाइवम के अंदर। ठीक है। और ये क्या दिया है सर, इसको भी देख लो। तो इसमें देखो कि ध्यान तुमने दिया हो कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मैंने यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव भी बताया है। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट। ट्रेट्स के बारे में है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, डोमिनेंट है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सपोज एक पेपर लिया और उस पर तुमने वाइट कलर मारा, ठीक है, और ब्लैक कलर मारा, या वाइट मारा और अपने चॉकलेट कलर अपने मारा वहां पर, तो कौन सा कलर ज्यादा अपना अफेक्ट दिखाएगा वहां पर? फॉर ऑब्वियस वो जो डार्क कलर है, वो जो चॉकलेट कलर है, उसका असर वहां दिखेगा। सो आई कैन से वो डार्क कलर डोमिनेंट है वहां पर वैसे में। ठीक है। एनीथिंग लाइक आप कोई चीज सपोज खा रहे हो, दो चीजें आप खा रहे हो, उसमें से एक का टेस्ट बहुत स्ट्रांग है, तो वो डोमिनेंट टेस्ट है। ठीक है। ऐसे ही मान लो कि आपने 2 मैग्नेट्स लिए, एक छोटू मैग्नेट है, एक बड़ा हैवी मैग्नेट है, सामने एक खीला रखा, तो खीला बड़े हैवी मैग्नेट की तरफ आ रहा है, मतलब ये बड़ा वाला मैग्नेट अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक स्ट्रांग एक वीक, ऐसे कुछ। ठीक है। तो वैसे यहां पर भी बच्चा, व्हेन आई से डोमिनेंट, मतलब इट इज द वन कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रिसेसिव। मतलब दूसरा वाला है कि ना है, वो उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को हमेशा किसी भी हाल में डिस्प्ले करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि इसमें जो सब पहले वाले दिए हैं सब डोमिनेंट है, पिक एनी वन। जैसे मान लो कि मैं सीड कलर की बात करता हूं और ग्रीन और येलो है, आई नो। नाउ व्हेन आई कम टू अ प्लांट वेराइटी, जहां पे मान लो ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इसके फ्लावर और इसके फ्लावर, मतलब वही जो स्टिग्मा एंड ऑल जो भी हमने किया, उससे जो नया प्लांट डेवलप हुआ, ठीक है, इनके क्रॉसिंग में जो नया प्लांट डेवलप हुआ, उसमें क्या है कि यहां से येलो सीड का सिग्नल गया और यहां से ग्रीन सीड का सिग्नल गया। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन यहां से आया कि भाई येलो सीड होना चाहिए, जो यहां से आया वो ग्रीन सीड होना चाहिए, बिकॉज इनके पास वो इंफॉर्मेशन थे। तो इसके पास दोनों आया, ग्रीन वाला इंफॉर्मेशन भी आया, येलो वाला भी आया इस नए जनरेशन, नए प्लांट में। तो वो उसका फ्लावर कैसा होगा, ग्रेलो की ग्रीन। ठीक है। तो इसका कलर कैसा होगा इसके सीड का, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इट विल बी एज पर द डोमिनेंट वन, येलो रहेगा। ठीक है। तो डोमिनेंट वो होता है कि भाई जो रिसेसिव हो या साथ में कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को डिस्प्ले करेगा। जो डोमिनेंट है उसका ही कैरेक्टर वहां दिखेगा, डिस्प्ले में आएगा। ठीक है। सो आई होप वो वाला पार्ट क्लियर हो गया कि इट इज द वन कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अनदर, एनी अदर, कुछ भी रहने तो वो अपने आप को डिस्प्ले करेगा, डोमिनेंट। रिसेसिव उसी का अपोजिट, कि भाई ये अपने आप को तभी डिस्प्ले एक्सप्रेस कर पाएगा जब दोनों के दोनों वही कैरेक्टर है।
जैसे मान लो सेम सेम एग्जाम्पल में पेरेंट 1 पेरेंट 2 अगला जनरेशन, ठीक है, तो अब ये जो जनरेशन में दोनों तरफ से अगर ग्रीन आया होता, क्योंकि ग्रीन रिसेसिव है, तो ही इसके फ्लावर ग्रीन होता है, फ्लावर नहीं सॉरी सीड कलर, दोनों से रिसेसिव आया तो, एक भी अगर डोमिनेंट आया होता तो वो अपने आप को डिस्प्ले नहीं करा पाता, समझे बात को। तो इसका मतलब ये है रिसेसिव ट्रेट का मतलब है इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, डोमिनेंट। उल्टा लिख दिया यहां पर, ठीक है, डोमिनेंट वाला नहीं है तभी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जो रिसेसिव है, ठीक है। मतलब बात समझे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, दोस्तों का ग्रुप है, कुछ 4-5 लोग हैं मान लो, उसमें से एक है सोनू, एक है मोनू। यहाँ पे होंगे कई लोग जिनका नाम सोनू मोनू होगा। तो जो सोनू है ना वो काफी डोमिनेंट है, पूरे पूरे ग्रुप में एकदम लीडर है, लीडर टाइप का है वो। और जो मोनू है ना, समझो वो उस ग्रुप का वाइस कैप्टन है, समझ रहे हो। तो जो सोनू है उनके नेचर में, अब वो सोनू जो है ना वो अपने आप को हमेशा, मतलब जब भी बातें हो रही होंगी उसके ग्रुप में वो वही बोल रहा होगा, ओके। आप में से कई होंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें अब मोनू जो है बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता है जब सोनू होता है, लेकिन जिस दिन सोनू एब्सेंट है स्कूल में, उस दिन उस ग्रुप का कप्तान कौन बन जाता है, ऑब्वियसली जो वाइस कैप्टन, तब मोनू बोलता रहेगा। तो यानी क्या, ये मोनू रिसेसिव है, सोनू डोमिनेंट है, लेकिन मोनू कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, रिसेसिव वाला कब एक्सप्रेस कर पाया, इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट वन, सिंपल। वो डिस्प्ले ही तब कर पाया, सिंपल एग्जांपल, आई थिंक क्लियर होगा इससे, ठीक है। सो ये इससे तो हमको काफी, मतलब अभी इंफॉर्मेशन ये पता लगा कि वाई ही सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, कौन, ग्रीगर मेंडल ने। एंड अब मेन रीजन क्या है कि हाँ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव का कुछ लॉजिक है, ओके। कमिंग टू अब इसकी जो डिटेल्स है, मतलब आगे हम जब क्रॉसिंग का एग्जांपल्स पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, तो उसके लिए कुछ टेक्निकलिटीज आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो कि हम यहां पर लेके आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वन इज अलील, दिस इज नॉट अनिल, कोई अनिल होगा तो ऑफेंडेड नहीं करना, ये अलील है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, अलील इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। जैसे यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को हमने एक अलील माना है, या इसको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है। मतलब हर प्लांट में कुछ तो ऐसा होगा ना, जेनेटिक कोड, जिसकी वजह से वो टॉलनेस, वो डोमिनेंट है, या कुछ ऐसा कोड होगा जिससे वो रिसेसिव है। अब वो कोड का शेप तो नहीं बता सकते, हमने उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी वेराइटी बोल दी। तो व्हेन आई से कि दिस प्लांट इज टॉल, तो इसके पेरेंट की वजह से हो सकता है कि इसके एक पेरेंट से कैपिटल टी आया हो और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया हो, तब भी ये टॉल हो सकता है, बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट, यू नो, टॉलनेस इज व्हाट, डोमिनेंट, अपन ने पढ़ा है पिछले वाले एग्जांपल में। और ड्वार्फनेस क्या है, वो रिसेसिव है, ठीक है। तो इसमें एक पेरेंट से ये टॉल क्यों है, क्योंकि एक पेरेंट से कैपिटल टी आया है, एक पेरेंट से स्मॉल टी आया हुआ है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी मैं जो बोल रहा हूं, व्हाट इज दैट, इट माइट बी समथिंग, वो समथिंग को हमने भले रिप्रेजेंट कैपिटल टी स्मॉल टी से किया है, पर वो कुछ तो है, उस कुछ तो वो क्या बोला, उस चीज को हमने बोला है अलील। सो इट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। लिखना क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन, एक ही जीन का जो डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। देखो, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द स्टेम, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द स्टेम के जो टाइप्स हो सकते हैं, टॉलनेस वाले, वो टॉल का अलील हुआ, तो जीन की जो वेराइटीज है उसको हम अलील बोल, है ना, डिफरेंट फॉर्म सेम जीन। आगे phenotypic या phenotype and genotype. Sir, now what is phenotype and what is genotype? क्या है भाई, phenotype क्या है, genotype क्या है, anyone, any guesses? सर यहाँ सामने दिया है, क्या गैस बना रहे हो। तो phenotype, देखो फी से फिजिकल वर्ड याद ना, फिजिकल अपीयरेंस,
द डिस्प्ले, phenotype, फिजिकल अपीयरेंस, याद रखना ये फी से वर्ड याद रखो, फिजिकल अपीयरेंस। मतलब वो प्लांट टॉल है ना, तो टॉलनेस क्या है, ये एक फिजिकल अपीयरेंस है जो दिखेगा, सो दैट इज अ phenotype, ठीक है। इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस, इट रेफर्स टू द डिस्प्लेएबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिजम्स, लाइक टॉल होना, ड्वार्फ होना, राउंड सीड्स होना, दीज ऑल आर व्हाट, द फिजिकल अपीयरेंस, जो दिखते हैं सामने, कैरेक्टर जो दिख रहे हैं, दिस इज phenotype। सर जीनोटाइप क्या है, इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर phenotype। जैसे मैंने यहां दिखाया कि ये प्लांट टॉल है, दिस टॉलनेस इज व्हाट, दिस इज phenotype, ये इसका phenotype है। लेकिन ये क्यों टॉल है, उसका रीजन ये है, उसका जेनेटिक कोड ये है, उसका अलील पेयर ये है, सो दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप, है ना, सिंपल है। जीनोटाइप इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, phenotype इज द फिजिकल इंफॉर्मेशन। आगे बात समझ में, तो ऐसे करके बना है। सो जैसे यहां पर ये जीनोटाइप है, दोनों कैपिटल टी, द phenotype विल हैव टू बी टॉल, प्लांट विल बी टॉल। अगर ये जीनोटाइप है स्मॉल टी, दोनों रिसेसिव है ना, स्मॉल टी मतलब क्या, रिसेसिव डॉर्फनेस का है, प्लांट विल बी डॉर्फ, यानी phenotype विल बी डॉर्फ। अगर एक टॉल का अलील आया और एक शॉर्ट का आया, इफ दिस इज द जीनोटाइप, द phenotype हैज टू बी जो डोमिनेंट वाला है, यानी टॉल, प्लांट विल बी टॉल। तो अगर मुझे जीनोटाइप पता है, आई विल ऑल्सो नो द phenotype। मुझे अगर जीनोटाइप पता है कि भाई क्या क्या है, उसके अंदर कोड क्या है, तो phenotype बताना आसान है। बट अगर उल्टा चीज, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कि अगर मैं सिर्फ तुमको ये बोल दूं कि वो प्लांट टॉल है, तो उसका जीनोटाइप क्या है, कैन यू गेस? क्या सिर्फ phenotype को देख के आप जीनोटाइप बता सकते हैं? कैन यू गेस? लेट मी नो। यहीं पर लगभग तुमको अपना आंसर मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर वो प्लांट टॉल है, डू यू कैन यू से कि उसका जो जेनेटिक कोड है, जो जीनोटाइप है, वो क्या है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये करते रहो, इससे तुमको पता लगता है बहुत सारी चीजें ना, इंटरैक्टिव वे में यू गेट द आंसर्स मेनी टाइम्स, ठीक है, और दूसरों को भी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। व्हाट इज दैट सर? Homozygous and heterozygous, it refers to the condition when the same type of allele is present for a given phenotype। ये क्या था भाई साहब? और दूसरा देख लो, heterozygous is different type of allele for the given, okay, so जैसे यहां पर अभी ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब देख लो यहां पर ये हो गया आपका heterozygous। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कोई भी phenotype जो है, वो बनता कैसे है? दो अलील से, है ना। एक जैसे एक पेरेंट से ये आया, दूसरे पेरेंट से ये आया, या ऐसे भी हो सकता है दोनों पेरेंट से सेम आया। तो अगर मान लो दोनों मान लो यहाँ ये प्लांट, दिस इज प्लांट 1, दिस इज प्लांट 2, दिस इज प्लांट 3 का स्टेटस जो भी है, तो इस प्लांट में दोनों पेरेंट से अलग अलग अलील आए हैं, अलग अलग मतलब डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन हेट्रो। सो दिस इज हेट्रोजाइगस का मतलब है कि दोनों अलील्स डिफरेंट है, तो हेट्रोजाइगस है। और अगर दोनों अलील सेम है, जैसे यहां पर भी है और यहां पर भी है, सो दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस एंड दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। दोनों अलील सेम है तो होमोजाइगस, दोनों अलील्स डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। सिंपल है। अच्छा, प्लांट अगर हेट्रोजाइगस होगा तो हमेशा कौन सा वाला कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, डोमिनेंट या रिसेसिव? सोचो। और अगर होमोजाइगस है तो जस्ट ये टॉल और शॉर्ट से ही ले सकते हो, एग्जांपल उठा सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई, अब हमने बेसिक थोड़ी चीजें पढ़ ली। अब ना जो मेंडल साहब ने जो एक्चुअली जो क्रॉसिंग जब देख प्लांट्स का जो इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो फ्लो कैसे हुआ कैरेक्टर, व्हाट इज द एक्चुअल लॉजिक हैपनिंग, उसके बारे में जो उन्होंने स्टडी कराया ना, जो एक्सपेरिमेंट किए ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट विद द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज मोनो? मोनो का मतलब वन होता है,
तो वन कैरेक्टर को लेके हाइब्रिड किया, वन कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग किया, दो प्लांट्स का मिक्सिंग किया, जो नया जनरेशन आया उसमें, अब मिक्सिंग मतलब क्या, इसका फ्लावर, इसका इस फ्लावर और इस फ्लावर के, दो अलग प्लांट के फ्लावर के पॉलिनेशन कराए, सिंपल है। तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड व्हेन यू आर स्टडिंग द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट विथ ओनली वन ट्रेट, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, ठीक है, तो बोलो यार, मतलब ओके। हाँ जी, नेहा, सिमरन, पप्पू, रमेश, राहुल, क्लियर है? हाँ जी, बबलू, पीयूष, और कौन हो सकता है, नाम बताओ अपने नीचे कमेंट करके। ठीक है, और हाँ वो नहीं लिखना, विनोद, विनोद ना लिखना। ओके चलो, होगा तो लिख भी देना नाम, क्या ही करेंगे। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो आपने देख लिया कि भाई एक इन्फॉर्मेशन, जब अपन एक इन्फॉर्मेशन लेके ही स्टडी, जैसे यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट को लेके ही पूरा स्टडी किया, क्रॉसिंग किया, सो दैट इज मोनो हाइब्रिड। और उसके बाद हम जब दो कैरेक्टर को एक साथ लेके स्टडी करेंगे दैट विल बी डाइहाइब्रिड। ठीक है, तो पहले मोनो हाइब्रिड देख लेते हैं अपन। सो जैसे ये, दिस इज पेरेंट 1 एंड दिस इज पेरेंट 2। ठीक है, अब यहां पर देखो, दिस इज प्योर टॉल प्लांट, दिस इज प्योर शॉर्ट प्लांट। क्यों प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट, शॉर्ट क्यों बोला गया है, जस्ट थिंक, क्यों इसको प्योर टॉल बोला है, क्यों इसको प्योर शॉर्ट बोला है? क्या ही होगा प्योर, प्योर का मतलब क्या कि होमोजाइगस, मतलब दोनों जो कैरेक्टर है वो सेम है। समझ में आ रहा है? दोनों कैरेक्टर सेम है तो उसको अपन क्या, दोनों अलील सेम है, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं, दोनों अलील सेम है तो वो प्योर कहला रहा है। इसलिए सो जैसे देखो ये है ना, दोनों कैपिटल टी है, तो प्लांट हैज टू बी टॉल, टॉल ही है वो। ये दोनों स्मॉल टी है तो ये शॉर्ट ही है एकदम 100%। प्योर क्यों बोला है, क्योंकि दोनों सेम है ना, एकदम टॉल तो 100%, दोनों शॉर्ट का ही है तो 100% शॉर्ट है ये। ठीक है, सो ये एक जनरेशन हुआ। अब इनके क्रॉसिंग से नाउ इस वाले का जो फ्लावर है, इधर से पॉलन इधर ट्रांसफर किया, वही जो भी पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, उसकी वजह से जो 4 वेराइटी आ सकती है वो क्या आ सकती है, 4 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। जस्ट चेक दिस, अब यही पे प्रोबेबिलिटी लगा है, देखो ये 1, दिस इज 2, ये एक प्लांट का है, ऐसे दूसरे प्लांट का स्मॉल टी। जस्ट चेक द पॉसिबिलिटी, पहले के साथ पहला, पहले के साथ दूसरा, है ना। सो दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी, ऐसा प्लान भी बन सकता है। फिर पहले के साथ दूसरा में ये भी एक प्लांट, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, ऐसा प्लान भी बन सकता है। ठीक है, या तो प्लांट के फ्लावर में ये कॉम्बिनेशन आ सकती है, सेकंड के साथ फर्स्ट, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, दिस इज थर्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज फोर्थ कॉम्बिनेशन, दोनों का सेकंड। ठीक है, दिस इज फोर्थ कॉम्बिनेशन। लेकिन एक खास बात ये देखो कि इसमें इस F1 जनरेशन में क्या हो रहा है कि अब देखो यहां से फर्स्ट और यहां से फर्स्ट आया तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इधर से फर्स्ट इधर से सेकंड आया तो भी कैपिटल स्मॉल है, इधर से फर्स्ट इधर से सेकंड है तो भी कैपिटल स्मॉल है, इधर से फर्स्ट इधर से सेकंड है तो भी कैपिटल स्मॉल है, राइट। सो सबका जीनोटाइप सेम है तो फॉर श्योर सबका फिनोटाइप भी सेम होगा। सो यू कैन सी दैट कैपिटल टी से डोमिनेंट, तो ये सब का सब जो है वो क्या है, टॉलनेस डोमिनेंट है ना, सबका सब टॉल प्लांट है। सो इन दिस F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, ये दादाजी का जनरेशन, ये उसके बाद का जनरेशन और ये उसके बाद वाला। सो क्रॉसिंग करके ये ऑब्टेन किया अपन ने, हर प्लांट क्या आया, टॉल है, बट दिस टाइम ये अपने पापा की तरह टॉल नहीं है। नाउ दिस इज ऑल्सो प्योर टॉल, बट दिस इज नॉट प्योर टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल है ना। इसमें शॉर्ट वाला कैरेक्टर भी अंदर है, भले ही वो डिस्प्ले नहीं हुआ, वो रिसेसिव है, लेकिन है, इसमें नहीं था ऐसा। ठीक है, सो नाउ अब इसके बाद फिर अगला इनका क्रॉसिंग लेके, मान लो ये वाले प्लांट को मैंने उठा के यहां रख दिया, इस वाले प्लांट को उठा के यहां रख दिया, अब इन दोनों का आपस में क्रॉसिंग करेंगे। सेल्फिंग, सेल्फिंग क्यों बोला है, क्रॉसिंग क्यों नहीं बोला है? जैसे यहाँ क्रॉस पोलिनेशन था, यहाँ सेल्फिंग क्यों बोला है? अरे भाई उनका एकदम जीनोटाइप सेम है, तो तुम इधर के फ्लावर से इधर का करो या फिर इधर के फ्लावर से इधर का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन द कैरेक्टर्स आर सेम तो सेल्फ पोलिनेशन बोलो, व्हाई क्रॉस। ठीक है, तो जब इनके वाले में जब ये नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन किया गया, यानी इसको उठा के से मैं ऐसे ही करूंगा यहां लेके, तो दिस इज कैपिटल स्मॉल एंड दूसरे वाले प्लांट का भी क्या है, कैपिटल स्मॉल। फर्स्ट विथ फर्स्ट इज कैपिटल कैपिटल, फर्स्ट विथ सेकेंड इज कैपिटल स्मॉल,
सेकेंड विथ फर्स्ट इज, अब देखो स्मॉल कैपिटल लिख सकता हूं मैं, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक दिखाने के लिए एक कैपिटल एक स्मॉल, सेकेंड विथ सेकेंड इज स्मॉल स्मॉल, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, ये भी है टॉल, ये क्या है, दिस इज ड्वार्फ, बराबर ना, दोनों रिसेसिव ड्वार्फ। तो यहां पर 3 टॉल आए, 3 टॉल आए और एक ड्वार्फ आया, राइट। तो यानी द सेकेंड फिलियल जनरेशन F2 जनरेशन में हमको यहां पर वेरिएशन मिला कि देखो आप ये कह सकते हो कि ये 4 बच्चों में ये बच्चा बोलेगा कि भाई मेरे दोनों पेरेंट टॉल थे, मैं क्यों शॉर्ट हो गया, कुछ तो घपला है, ऐसा नहीं है। हिडन कैरेक्टर जो रिसेसिव था दोनों के अंदर, वो आपके अंदर गलती से दोनों वही आ गया। तो मतलब मैं ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मतलब होगा तो ऐसी ह्यूमन में भी कि आपको लग रहा है कि हाँ मम्मी का आंख भी ब्लैक आई बॉल कलर, पापा का भी ब्लैक, मेरा ब्राउन कैसे आ गया, ऐसे तो खुश होना चाहिए पर कैसे आ गया। तो वहां पर भी यही है कि वो दोनों में हिडन था, तुम्हारे में डिस्प्ले हो गया, है ना, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसमें तुम्हारे में डिस्प्ले हो गया, तुम्हारे भाई बहनों में नहीं आया, तुम में आ गया, ठीक है। तो यहां पर ना देखो एक और चीज यहां बतानी होती है, वन इज द फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो यानी आपको बताना है कि कितने टॉल हैं वर्सेस कितने ड्वार्फ हैं इन दिस जनरेशन। F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक का आता है। सो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, हियर जस्ट सी दिस 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, सो 3:1। ऐसे ही व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो तो उस वाले में क्या होता है कि कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल वर्सेस स्मॉल स्मॉल। कैपिटल कैपिटल कितने हैं, एक ही है बस 4 में से, सो दिस इज 1। कैपिटल स्मॉल कितना है, 2 है, सो इज टू 2। स्मॉल स्मॉल कितना है, 1 है, सो 1:2:1। दिस इज अ जीनोटाइपिक रेशियो है। आगे बात समझ में, मैं क्लियर ही होंगे सर, बात ही कर रहे हैं सर। अब हमने मोनो हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट जो बताया था हमारे महान ग्रीगर मेंडल साहब ने, वो सब देख लिया हमने। अभी 2 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करेंगे, बस ये देखना है इसमें, इसका एम ये होगा ना कि कहीं एक कैरेक्टर जैसे हाइट ऑफ द प्लांट इट इज अफेक्टिंग और नॉट अफेक्टिंग द दूसरा कैरेक्टर, मतलब मान लो हाइट ऑफ द प्लांट एंड कलर ऑफ द सीड, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, वो अपने को देखना, या शेप ऑफ द सीड, तो अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो भी अपने को समझना है। और बेसिकली जो पैटर्न अपन ने एक कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया, 2 वाले में कुछ डिफिकल्टी आ रही है वो भी देख लो। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज स्टडिंग 2 कैरेक्टर एट 1 टाइम, ठीक है। जैसे यहां पर देख लो, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट सी दिस कि राउंड येलो सीड के बारे में, सीड का कलर राउंड है बिकॉज ऑफ दिस कोड, और सॉरी शेप राउंड है और कलर येलो है, ठीक है। और दूसरे जो प्लांट है, ये पेरेंटल जनरेशन की बात हो रही है, दूसरे प्लांट में रिंकल्ड शेप है और कलर ऑफ द सीड इज व्हाट, ग्रीन। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया है, ठीक है। ग्रीन के लिए जो अलील लिया है वो स्मॉल वाई, जो डोमिनेंट है येलो उसका कैपिटल वाई लिया है, इसलिए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, वैसे ही राउंडनेस जो डोमिनेंट है उसके लिए कैपिटल आर, और रिंकल्डनेस जो कि रिसेसिव है इसी का स्मॉल, है ना, ऐसे ही ले रहे, ठीक है। तो पता लग जाता है कि स्मॉल मतलब रिसेसिव है सीधे। सो पेरेंटल जनरेशन में यह हाल है, इनका क्रॉसिंग किया, F1 जनरेशन ऑब्टेन किया, तो जैसे पिछले वाले में आया कि सबका मिक्सिंग आ गया पूरा ना, वैसे ही यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी जो आएगी उन सभी के अंदर ये आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, दिस इज राउंड येलो, राइट, ओके। अब इस F1 जनरेशन का जो F2 जनरेशन ऑब्टेन किया जाएगा उसके लिए एक डिफरेंट तरीका, क्योंकि ना वो जो मैं जैसे एरो दिखा रहा था ना, वो छोटे F1 मोनो के लिए ठीक है, पर डाई हाइब्रिड के लिए वो थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए दिस तरीका इज ऑब्टेन स्क्वायर वाला, दिस इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर, याद रखना, पुनीत नहीं बोलना, प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें आप पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जस्ट मैं इसको ना मतलब अपने तरीके से यहां बताता हूं। सो व्हाट इज द हालत ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में एक प्लांट जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है,
एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। ऐसे ही जो दूसरा प्लांट है, ठीक है, उसका भी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। सो दिस इज ऑल्सो राउंड, दिस इज ऑल्सो हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स। इसके पास भी क्या है, राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। दो कैरेक्टर, कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड हम दोनों कंसिडर कर रहे हैं। सो इसके लिए हम इसको डायहाइब्रिड बोल रहे हैं, दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी कर रहे हैं। सो जस्ट अभी क्या करना है अपने को, इसमें देखो अब क्या होगा, जब फ्लो करेगा कैरेक्टर, जब यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन जा रहा है तो इसमें से एक फॉर श्योर जाएगा और इसमें से एक फॉर श्योर जाएगा। सो मान लो या तो यहाँ से जो एक फ्लो क्या आएगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, या तो इसमें से जो फ्लो के कॉम्बिनेशन आ सकता है वो कैपिटल आर स्मॉल वाई आ सकता है, या तो जो फ्लो क्या आएगा वो स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा, या तो जो फ्लो क्या आएगा वो क्या रहेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज जो इधर से आ सकती है। ऐसे ही 4 पॉसिबिलिटी यहां से भी आएगी, है ना। तो यानी ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई बराबर, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये पॉसिबिलिटीज यहां से भी 4 हो सकती है। तो अब मैं क्या मतलब इनका देखो, ये 4 यहां से निकलेंगे और ये 4 यहां से निकलेंगे, तो अब पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 4 4 16, मतलब ये पहले के साथ पहला, पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, ऐसे ही सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, फिर थर्ड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फोर्थ, फिर ऐसे ही फोर्थ के साथ 1 2 3 16 पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं बॉक्स बना देता हूँ भाई 16 के हिसाब से, कोई टेंशन की बात ना है। तो हम इसको 16 पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्रिएट कर देते हैं, राइट। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले। तो ये इसका इस प्लांट का जो है ना, मैं यहां लिख देता हूं। सो दिस इज कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, राइट। ये हो गया इस प्लांट। वैसे इस वाले कॉम्बिनेशन को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, राइट, सही है, ओके। तो यानी एक प्लांट मान लो इसको रिप्रेजेंट मैं ऐसे कर रहा हूँ, दूसरे प्लांट का रिप्रेजेंट मैं ऐसे कर रहा हूँ, है ना। मान लो यहाँ से इसका फीमेल पार्ट और इसका पॉलन जो यूज हुआ, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। तो ये अपना बन गया प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है, तुम्हारी जरूरत ना है, ओके। तो ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर खुल गई। और इसके हिसाब से अपना जो अब कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल आर और इसका भी कैपिटल, देखो दोनों का कैपिटल आर आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, और इसका कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसे इसका और ये थर्ड वाले का, सो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो जब दोनों यहां पर राउंड और येलो का ही है, सो दिस प्लांट, इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, ये तो जीनोटाइप है ना, फिनोटाइप क्या रहेगा, राउंड एंड येलो। इसका भी क्या रहेगा, इससे राउंड हुआ और ये येलो और ग्रीन, डोमिनेंट येलो है तो ऑब्वियसली राउंड एंड येलो ही होगा। इसमें भी एक डोमिनेंट है ही और इसमें दोनों ही डोमिनेंट है तो राउंड एंड येलो ही होगा। यहाँ पर दिस इज डोमिनेंट तो भी राउंड एंड येलो ही होगा, ठीक है। ये रिंकल्ड कब हो, जब दोनों स्मॉल आर है, ओनली इन दैट कंडीशन रिंकल्ड होगा, ठीक है। और ग्रीन कब होगा, जब दोनों स्मॉल वाई है तभी ग्रीन होगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन जब हमने फिल आउट किए तो उस हिसाब से फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो ये आ रहा है ना। देखो ये एक प्लांट की तरफ से आया है और ऐसे दूसरी प्लांट की तरफ से आया है। चेक दिस पॉसिबिलिटी। तो यहां पर जो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है बच्चा, फिनोटाइपिक रेशियो, ये तुम खुद ट्राई कर देखना, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ क्या कह सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो यहां राउंड येलो
वर्सेस wrinkled yellow वर्सेस राउंड ग्रीन वर्सेस wrinkled ग्रीन. तो ये जो कॉम्बिनेशन निकाला गया, येलो वाले काउंट कर लो, दिस इज 9. wrinkled येलो कॉम्बिनेशन देख लो, wrinkled येलो 1 2 3, सो 3. राउंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर लो, राउंड ग्रीन इज अगेन 1 2 3, 3 is 2. wrinkled green only 1, so 1. So the ratio, phenotypic ratio in F2 generation of dihybrid is 9:3:3:1. ये फिक्स है हमेशा, याद ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन ये नहीं, कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए. ठीक है. अच्छा सर, इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताया, जीनोटाइपिक नहीं आता, डायहाइब्रिड में नहीं आता. ठीक है. तो इसी के साथ अपन ने ये चीज खत्म कर ली. अब सिर्फ क्या करना है, मैंने बताया कि जैसे लॉ का स्टेटमेंट एग्जैक्टली नहीं आता, तुमको वो समरी बता, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि कौन से लॉज हैं जो मेंडल साहब ने दिए थे. इसके बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस इज, भाई जो डोमिनेंट है वो डिस्प्ले करता है, जो अपन ने देखा कि भाई कैपिटल टी डोमिनेंट था, टॉलनेस, तो वो शॉर्ट स्मॉल टी क्या रहेगा, तभी भी अपने आप को डिस्प्ले कर पाएगा. सम अलील्स आर डोमिनेंट वेयर सम आर रिसेसिव. दैट इज सिंपल, दैट इज उसके हिसाब से, उसके बिना पे बना लॉ ऑफ डोमिनेंस. ऐसे ही एन ऑर्गेनिज्म, ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होता है, सेपरेशन होता है. सो एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 अलील्स फॉर ईच जीन, बट दे आर ओनली, दे कैन ओनली पास 1. जैसे अपन ने ये देखा कि एक सपोज पेरेंट 1 इज दिस, पेरेंट 2 इज दिस. ठीक है. अब यहां पर भी इस पेरेंट के पास भी 2 अलील है, यहां पर भी 2 अलील है, पर जब अगले जनरेशन में पास करने की बारी आएगी तो ये दोनों पास नहीं कर सकता, उसमें से कोई एक पास करना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं कि आधा इसका आधा इसका. इट कैन बी ओनली कैपिटल टी और इट कैन बी ओनली स्मॉल टी. दोनों में से एक ही सेपरेट होगा प्रॉपरली और एक ही पास होगा. ओनली 1 पास हो सकता है. दिस इज लॉ ऑफ सेपरेशन, सेग्रीगेशन. एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये होता है, जो हमने डायहाइब्रिड में सीखा कि भैया ये सब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का खेल है. कभी भी ये राउंड वाले ने इस येलो वाले या ग्रीन वाले कॉम्बिनेशन को अफेक्ट नहीं किया. ये अपने हिसाब से इंडिविजुअली फ्लो किया और ये भी अपनी लॉजिक से इंडिविजुअली फ्लो हुआ. ये कभी इसने इसको असर नहीं डाला, कभी इसने उस पर अफेक्ट नहीं डाला कि मैं डोमिनेंट भेज रहा हूं, तेरे को भी डोमिनेंट भेजना है, ऐसा नहीं हुआ. दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक्ट किया. ठीक है. जैसे सुप्रीम कोर्ट है और लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, सब बोलते ना इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं होता. दे आर इंडिपेंडेंट, अपने लिए फैसला ले सकते हैं, वो अपना अपना काम कर सकते हैं. वैसे यहां पर they are independent, they are independent of each other. ठीक है. genes found on separate chromosomes are inherited independently irrespective of the others. ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट. बहुत मैंने आसान शब्दों में इस चीज को बताया है. एंड फाइनली जो इस चैप्टर में तुम्हारा बचा हुआ वो एक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल लॉजिक है भाई. अपने पास ह्यूमन बीइंग में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर वो पेयर में होते हैं. सो 46 बेसिकली क्या होते हैं, इट इज इन 23 पेयर्स, 23 पेयर्स. तो इसमें क्या होता है कि जो 23 में से जो 22 पेयर्स हैं, 22 पेयर्स दे आर कॉल्ड ऑटोजोम्स. ऑटोजोम्स बोलते हैं उन क्रोमोसोम्स को. और जो 1 पेयर है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. जैसे ह्यूमन में ये 1 पेयर अगर XY रहा तो वो जेंडर जो है वो मेल होता है. मतलब मेल्स में ये जो एक पेयर है, हर एक सेल में जो एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, इट विल बी XY कॉम्बिनेशन. ह्यूमंस में जो XX का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज द केस ऑफ फीमेल. मेरे ख्याल से 8 में तुमने ये पढ़ा हुआ है. सो ये है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला खेल. तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही वाला लॉजिक है. देखो कि कैसे मेल और फीमेल चाइल्ड बनते हैं. तो यहां पे दिस इज मेल XY फॉर श्योर, फीमेल में XX है. ठीक है. तो जब एग बनेगा, जब यहां से स्पर्म तैयार होगा, तो स्पर्म या तो X टाइप का ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम कंटेन करेगा या तो Y टाइप का. तो स्पर्म कैन बी ऑफ X टाइप एंड स्पर्म कैन बी ऑफ Y टाइप. लेकिन एग तो हमेशा चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला आए, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो एग तो हमेशा X टाइप का होगा. तो एग इज ऑलवेज ऑफ X टाइप. स्पर्म की 2 वैरायटी हो सकती है. हाँ, अगर ये वाला स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया X वाले ने, तो एग तो X ही है.
और स्पर्म भी एक्स का आया, तो एक्स एक्स यानी बच्चा क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड। और अगर एग को फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म वाई टाइप का था तो एक्स वाई विल बी अ मेल, सो मेल चाइल्ड। सो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में फीमेल तो कर ही नहीं सकती। इट इज द मिलियंस ऑफ स्पर्म जो जा रहे हैं मेल्स के पास, उसमें से लगभग आधे एक्स टाइप के हैं, आधे वाई टाइप के हैं। उसमें से कौन सा जाके फर्टिलाइज करता है ये तो नेचर ही जानता है। बट अगर डिटर्मिनर की बात करें तो इट इज द स्पर्म विच डिटरमाइन, यानी द फादर हु डिटरमाइन जेंडर ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर। तो पुराने जमाने में बोलते ना मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड पैदा हुआ तो उनको वो लोग धुतकारते थे इन द पुराना ट्रेडिशन, ठीक है। सो वो मदर को क्यों धुतकारना, इट वॉज अ फादर हु डिटरमाइन दैट। तो आई होप तुमको ये वाला पार्ट समझ में आया हो, ठीक है। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को किया है समाप्त। और कोई और डाउट हो तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। अपना अगला सेशन जो है वो आ जाएगा, अवर एनवायरमेंट एंड द सिलेबस ऑफ दिस पार्ट विल बी डन। और उसके बाद जो है ना जबरदस्त तैयारी, मतलब तैयारी तो अभी से करनी है भाई, 26 अप्रैल से एग्जाम अनाउंस होने की बात आ रही है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन पढ़ाई करते रहें एंड कोई डाउट हो बताते रहें, ठीक है। ऑलवेज लविंग टू सपोर्ट यू। चलिए बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।